हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं मॉडर्निज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म टेक्स्ट का एक बहुत ही शानदार प्ले, सैमुअल बेकेट का वेटिंग फॉर गोडोट। विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। वेटिंग फॉर गोडोट, इसके ऑथर है सैमुअल बेकेट। ये फर्स्ट परफॉर्म हुआ था 1953 में। इसका जॉनर है ड्रामा और इसके सेंट्रल कैरेक्टर है व्लादिमीर और एस्ट्रागॉन, जो वेट कर रहे हैं गोदोट नाम के कैरेक्टर के लिए, जो स्टैंड करता है गॉड के रेफरेंस के लिए। बट इस स्टोरी में गोदोट कभी अराइव नहीं कर रहे हैं। बेसिकली जो टाइटल है वेटिंग फॉर गोदोट, इट स्टैंड्स फॉर द futility of human existence, meaning the meaning of the name Godot is debated among scholars. Although Beckett wrote in French, it is possible that he wanted his audience to consider the presence of the English word God in the name of character who never shows up. ये नॉवल ओरिजिनली इंग्लिश में नहीं लिखी गई थी। इनिशियली ये नॉवल फ्रेंच में लिखी गई थी और फ्रेंच में गॉड जैसा कोई वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता है। तो यहाँ दो पॉसिबिलिटी है, या तो जो बेकेट है वो चाहते थे कि वो गॉड इंग्लिश वाला ही मीन कर रहे थे यहाँ पे, या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी यहाँ पे ये है कि जो फ्रेंच वर्ड गोडोत और गॉड है, ओरिजिनली गॉड डियो होता है, यानी फ्रेंच में गॉड को डियो बोलते हैं हम। तो वो कभी गॉड मीन ही नहीं करते थे, वो चाहते थे। फ्रेंच बाईसाइक्लिस्ट थे एक, रॉजर गॉड्यू, मे बी वो इनकी बारे में बात कर रहे हैं। तो ध्यान रखना यहाँ पे जो बेकेट है वो गॉड, हम एक रेफरेंस में उन्हें गोडोट को गॉड भी ले सकते हैं। एक हम उनको जो फ्रेंच में, क्योंकि उन्होंने ये प्ले लिखा है ओरिजिनली, तो एक रॉजर गॉडियो करके ओरिजिनल बाईसाइक्लिस्ट भी ले सकते हैं। दूसरी चीज़ एक और बूट्स, इफ़ यू नो, जो हम शूज़ पहनते हैं, बेसिकली बूट्स पहनते हैं, उनको भी हम यहाँ पे फ्रेंच वर्ड में गोडोट बोलते हैं। तो एक फ्रेंच स्लैंग फॉर स्लैंग में, एक्चुअली नॉट फ्रेंच वर्ड में, तो उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ गोडोट के तीन रेफरेंसेस आ जाते हैं। पहला है गॉड, सेकंड है फ्रेंच बाईसाइक्लिस्ट रॉजर गॉड्यू, और एक है स्लैंग वर्ड फॉर बूट्स हमारा। ओके, सो इसका बैकग्राउंड मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। वेटिंग फॉर गोडोट सैमुअल बेकेट के और वर्क्स की तरह ही है। इसका कोई हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट नहीं है। लिटिल मतलब, आई होप डिटरमाइनर्स अगर आपने पढ़े हो तो इसका मतलब होता है नो। तो इसका कोई हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट नहीं है। वो अपने प्लेस में ऑडियंस को कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं देना चाहते, कोई अजम्पशंस नहीं देना चाहते हैं एक पर्टिकुलर प्लेस, टाइम या पीपल के लिए। This play is not entirely free from cultural context, however, containing references to Bible, Shakespeare, and ancient Greek mythology. Entirely free नहीं है ये play cultural context से। बाइबल, शेक्सपियर और एंशियंट ग्रीक माइथोलॉजी के बहुत सारे रेफरेंसेस हैं इसमें। एल्यूजन्स अगर आपने सुना हो वो भी है क्रिश्चियनिटी को लेके, ठीक है। तो बेसिकली इसका कोई हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट नहीं है। वो अपने ऑडियंस को, अपने रीडर्स को, प्ले है इसलिए हम ऑडियंस वर्ड ज़्यादा यूज़ करेंगे रीडर्स से। कोई एक्सपेक्टेशंस, अजम्पशंस नहीं देते हैं किसी प्ले के लिए, कोई प्लेस के लिए, टाइम के लिए। इनफैक्ट अगर आप उनका प्ले देखोगे तो उसमें लाइटिंग तक बहुत मिनिमल यूज़ करते हैं। तो वर्ल्ड वॉर 2 जो हुआ है उसके बैकग्राउंड में ये लिखा गया है। जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 एंड हुआ है, उसके बाद shortly after the World War II ended, this play was written, and the conflicts and horrors of war are very fresh in Beckett's memory. He lived in Paris, occupied Paris as in the World War II में जो वो Paris occupy हो गया, he is living there, working with French resistance until he and his companion Suzanne had to flee to avoid being arrested by the Germans. They were living in the occupied region of France, and एकदम से वो ऑक्यूपाई हो गया है, फ्रेंच रेजिस्टेंस वगैरह, एंड दे हैड टू फ्ली, एंड देन दे स्टेड in other place of the part of Germany that was not under the control. मतलब फ्रांस में तो रहे हैं ये पहले। they used to live in occupied part of France, that is Paris, ठीक है। एंड उसके बाद ये फ्ली करके कहाँ भाग गए हैं, फ्रांस में ही भागे हैं, लेकिन दिस पार्ट इज नॉट अंडर द जर्मन कंट्रोल और द नाजी
अटैक वगैरह, ठीक है। उसके बाद ये क्या ज्वाइन करते हैं, उसके बाद ये ज्वाइन करते हैं रेड क्रॉस। ये मैं तुम इसको कुछ डिटेल में याद रखने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा बैकग्राउंड है कि स्टोरी के लिए तुम्हें समझने में आसानी हो कि अभी अभी हॉरर्स और कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं वर्ल्ड वॉर के। वो जो जहाँ रह रहे थे वो ऑक्यूपाई हो चुका है वो पार्ट फ्रांस का, उनको फ्रेंच रेजिस्टेंस में काम करते हुए उन्हें भागना पड़ा है अदर पार्ट ऑफ फ्रांस। यहाँ जहाँ वो फ्रेंच कंट्री साइड में अब रह रहे हैं वो अब जर्मन कंट्रोल का पार्ट नहीं है। इसके बाद बेकेट वॉलंटियर करते हैं रेड क्रॉस के लिए, और फर्स्ट हैंड जो कॉन्सिक्वेंसेस हुए हैं वॉर के और नाजी ब्रुटैलिटी के वो एक्सपीरियंस करते हैं बेकेट, सॉरी। ओके, सो मॉडर्निज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म की अगर हम बात करें तो ये कैरेक्टरिस्टिक दिखाता है मॉडर्निज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म के दोनों। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है, अगर आप CVT PG कर तैयारी करोगे, नेट JRF की करोगे, तब भी ये टेक्स्ट आएगा। The modernist period in literature, which began around the turn of 20th century, saw writers respond negatively to the Industrial Revolution. 20th century के starting में ये जो हमारा लिटरेचर का नया फेज है ये स्टार्ट हुआ था। हॉरर्स ऑफ वर्ल्ड वॉर वन थे। मॉडर्निज्म के गोल थे टू क्रिएट समथिंग कम्प्लीटली न्यू। It sparked much experimentation by merging psychological theory with the creation of many new forms and styles. सबको पता है थोड़ा डार्क एज थी ये, इस टाइम पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था, बहुत लोगों की जॉब्स चली गई थी, बहुत लोग टेंशन में थे कि अब वो अपनी फैमिली को गुजारा कैसा करेंगे, तो बहुत ही नेगेटिव रिस्पॉन्स था। इस टाइम पे मॉडर्निज्म का गोल भी था कि कुछ नया क्रिएट करें, कुछ एक्सपेरिमेंटेशन करें, साइकोलॉजिकल थ्योरी को नए स्टाइल से मर्ज करें। ऐसे में कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रही मॉडर्निस्ट टेक्स्ट की? फर्स्ट है फोकस ऑन द इनर सेल्फ और कॉन्शियसनेस। अपने सब कॉन्शियस माइंड या अपने कॉन्शियस को फोकस करना, ये पहली बार राइटिंग एज अ फॉर्म में इमर्ज हुआ था। कंसर्न विद द डिक्लाइन ऑफ सिविलाइजेशन एंड इफेक्ट्स ऑफ कैपिटलिज्म। डिक्लाइन ऑफ सिविलाइजेशन हुआ एज एन, जो लोग पहले सेटलमेंट्स थी वो डिक्लाइन हुई, अर्बन से मतलब रूरल से अर्बन माइग्रेशन हुई थी काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन के टाइम पे, तो डेफिनेटली डिक्लाइन ऑफ सिविलाइजेशन हुआ। इफ़ेक्ट्स ऑफ कैपिटलिज्म दिखे हमें, इफ़ेक्ट्स ऑफ कैपिटलिज्म दिखे। कैरेक्टराइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एज कोल्ड एंड अनफुलफिलिंग दिखा। ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको मैं जानबूझ के हाईलाइट कर रही हूँ कि कहीं ना कहीं तुम आंसर में लिख के आओ। टेक्नोलॉजी एज कोल्ड एंड अनफिल, मतलब जो टेक्नोलॉजी हम हमेशा देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी इतनी प्रोग्रेसिव है, उस टाइम पे जब वो लोगों की जॉब ले रही थी, दैट इमर्ज एज कोल्ड एज अनफील एंड अनफीलिंग, alienation and loneliness of individual. Obviously settlement break हुए, families migrate हुई, settlements civilizations जो decline हुई, तो there was a feeling of loneliness and alienation. फर्स्ट पर्सन नरेटिव्स इमर्ज हुए, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस स्टाइल। अगर अभी हम मिसेस डैलोवे वगैरह पढ़ेंगे 20th सेंचुरी में, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस स्टाइल इमर्ज हुआ। देयर वाज अ डेविएशन फ्रॉम ट्रेडिशनल प्लॉट स्ट्रक्चर्स, जो डेविएशन बोलते हैं जिसे हम, जो स्ट्रक्चर्स होते थे कि ऐसे प्लॉट्स होंगे ट्रेडिशनली, जो उससे डेविएट हुआ। देवर न्यू फॉर्म्स ऑफ राइटिंग दैट वर इमर्जिंग। ऐसी पोस्ट मॉडर्निज्म जो वर्ल्ड वॉर टू के बाद हुआ, मॉडर्निज्म वॉज अराउंड वर्ल्ड वॉर वन। यू शुड रिमेंबर द टाइम लाइन। ये हुआ हॉरर्स ऑफ वर्ल्ड वॉर वन के बाद मॉडर्निज्म, द मॉडर्निस्ट लिटरेचर पीरियड, ठीक है। एंड पोस्ट मॉडर्निज्म वॉज आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू, ठीक है। इसमें क्या हुआ, अनदर न्यू फॉर्म ऑफ लिटरेरी फॉर्म्स इमर्ज। इसमें पोस्ट मॉडर्न आर्ट इंक्लूडिंग लिटरेचर, बहुत सारे स्टाइल्स हुए विद इन वन वर्क, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रही है इसकी? पैरेडी, पैराडॉक्स, ट्रिपल पी जिसे हम बोलते हैं ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म पीरियड। पी से ही पोस्ट मॉडर्निज्म में यहाँ पे भी पी है। पैरेडी, पैराडॉक्स, पैस्टिज। पैस्टिज इज इमिटेशन ऑफ अनदर वर्क, एज इन कोई वर्क जैसे पहले लिखा गया है उसको इमिटेट कर रहे हैं, वापस रिक्रिएट कर रहे हैं अपना फ्लेवर ऑफ राइटिंग डाल के। फ्रैगमेंटेशन एक टेक्निक होती है जिसमें फ्रैगमेंटेड मेमोरीज होती हैं। इंटरेस्ट इन फ्लैटेंड इमोशंस,
इमोशंस को जैसे पहले बहुत पीक पे ले जा दिया जाता है, रोमांस बहुत ही पीक पे आ रहा है, शिवलरी बहुत ही पीक पे आ रही है, या इमोशंस को थोड़ा फ्लैटेंड कर दिया गया, अनोनिमस और कलेक्टिव एक्सपीरियंस पे फोकस हुआ, एंड सेल्फ रेफरेंस और रिकर्शन, मतलब यूज ऑफ रिपीटिंग एलिमेंट्स, अनरिलायबल नरेटर्स, ठीक है, एनोनिमस कलेक्टिव एक्सपीरियंस, फ्लैटेंड इमोशंस, फ्रैगमेंटेशन, यू शुड डेफिनेटली रिमेंबर दीज टर्म्स, ठीक है। अन तो थोड़ी थोड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आंसर में थोड़ा थोड़ा भी लिखे होगे बहुत अच्छा आंसर बन जाएगा। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थीम, नाउ आई वांट, अब यहाँ से टेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है, थिएटर ऑफ एब्सर्ड। जो वेटिंग फॉर गोडोथ है उसको थिएटर ऑफ एब्सर्ड माना जाता है। इट इज द मोस्ट डिफाइनिंग वर्क विच केम टू बी नोन एज द थिएटर ऑफ एब्सर्ड। These are the plays which lack purpose and logic and create uncertainty, hopelessness and humor. ध्यान रखना, ये सबसे डिफाइनिंग वर्क है थिएटर ऑफ एब्सर्ड का। इसमें कोई पर्पस, कोई लॉजिक नहीं है, इसमें अनसर्टेनिटी है, होपलेसनेस है, ह्यूमर है और रिडिकुलसनेस है। बेसिकली एब्सर्ड एज इन कुछ मॉरल कन्वे नहीं कर रहा, तुम चाह रहे हो कि यार ये प्ले कुछ तो कन्वे करके जाएगा हमें, नहीं, ये एब्सर्ड प्ले है, ठीक है। द एब्सर्डिटी ऑफ कैरेक्टर्स वर्ड्स एंड एक्शंस रिवील्स द एब्सर्डिटी ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। द कैरेक्टर्स मे कॉल वन अनदर चाइल्डिश, ऑलमोस्ट क्लाउनिश, ठीक है। तो these characters, they are almost childish or you can call them clownish as well, right? There are nicknames that engage in conversations and interactions straight out of a slapstick comedy. Though not a formal movement, the absurdist plays of Beckett, along with those of Eugene, Lord Pinter, and some other playwrights of mid-20th century, had common pessimist view of essentially purposeless human existence. कुछ इतना दिमाग खराब करने की ज़रूरत नहीं है, दो तीन राइटर्स तुम्हें पता होने चाहिए, हार्लॉर्ड पिंटर हैं बेकेट जैसे, यूजीन लोनेस्को है, और इन सब का एक कॉमन पेसिमिस्टिक व्यू है मिड 20th सेंचुरी और ह्यूमन की जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस है, व्यर्थता बोलते हैं जिसे, कि क्यों जी रहे हैं हम, क्या काम है हमारे जीने का, उस पे इनका एक पेसिमिस्ट व्यू है। Now he breaks the traditional structures and use of language to convey images and ideas that have no clearly defined meaning or resolution. In Waiting for Godot, the human condition is depicted as ridiculous without purpose. ह्यूमन कंडीशन को बिल्कुल रिडिकुलस दिखाया गया है, कोई पर्पस नहीं है। बेकेट लेबल करता है प्ले को एज ट्रैजिक कॉमेडी, एम्फेसाइज करता है द ह्यूमर टू बी सीन इन द एब्सर्डिटी ऑफ एग्जिस्टेंस एंड एंग्जाइटी एंड होपलेसनेस। बेसिकली वो बोल रहे हैं कि जो एग्जिस्टेंस है वो एक लैक ऑफ पर्पस जो है, हमारे ह्यूमंस के दिमाग में कोई पर्पस नहीं है अपनी लाइफ का, इस वजह से एब्सर्डिटी, होपलेसनेस और एंग्जाइटी आती है। बहुत सारे लोग इस प्ले को एक इलस्ट्रेशन देखते हैं ऑफ द व्यूज ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म, स्पेशली द फिलोसोफर और फ्रेंच राइटर जीन पॉल। He first surges up in the world and defines afterwards, argues that there is no inherent meaning in human existence. वो बता रहे हैं बेसिकली एब्सर्ड प्ले में वो यही डिफाइन कर रहे हैं कि कैसे ह्यूमन का जो पर्पसलेसनेस लाइफ को एंग्जाइटी, टेंशन, स्ट्रेस, ठीक है, होपलेसनेस से फिल कर देता है। बेकेट वार्न करते हैं ऑडियंसेस को, however, against making religious or philosophical deduction, saying the key to the play was literal relations among its surface features, not any presumed meanings that can be deduced from them. तो बेसिकली कोई हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट उन्होंने सेट ही नहीं करा है। तो अगर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है, आप थोड़ा ये लिख देंगे कि ये राइटर्स थे जिनके साथ मैच करता है। एब्सर्ड प्ले इसलिए है क्योंकि जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस है उसको इसमें बिल्कुल शो किया गया है कि हाउ इज़ दैट इवन वर्थलेस, राइट। एंड बाकी के पॉइंट्स अभी हम जब जैसे जैसे स्टोरी कवर करेंगे उसमें ऐड कर लेना, नो नीड टू स्ट्रेस योर सेल्फ लर्निंग एनीथिंग। सैमुअल बेकेट, he was born on April 13, 1906 in Fox Rock, in country Dublin, Ireland. As a youth, Beckett experienced severe bouts of depression that kept him bedridden. He reflected, I had little talent for happiness, an observation that would later provide an
अंडर करंट इन मच ऑफ हिज राइट। सो सैमुअल बेकेट यहाँ यही बोलना चाहते हैं, सो सॉरी, सैमुअल बेकेट यहाँ यही बोलना चाह रहे हैं कि कैसे वो, सो सॉरी आई गॉट डिस्ट्रैक्टेड। सैमुअल बेकेट यहाँ बॉर्न हुए हैं। ये ईयर लिटरेचर में वैसे काम आता नहीं है, बट आजकल CUET और JRF वाले ये क्वेश्चंस देने लगे हैं कि टाइमलाइन के अकॉर्डिंग ऑथर्स को अरेंज करो। तो आई वुड से कि एटलीस्ट ईयर तो तुम्हें याद होना चाहिए, डेट तुम्हें भले याद होना हो। तो ही हैड नो टैलेंट फॉर हैप्पीनेस, मतलब अगर तुम इस प्ले को देखो तो इस प्ले से भी तुम्हें ना कोई होपलेसनेस होप मिलेगी। दिस प्ले इज ऑल अबाउट डिस्पेयर, इट हैज़ नो हैप्पीनेस। तो इट्स कहीं ना कहीं उनकी ये जो बात है कि मेरे पास कोई हैप्पीनेस का रीज़न नहीं है, जो इनकी बहुत सारी राइटिंग्स में एक फ्लेवर लाएगा और रिफ्लेक्ट होगा। उन्होंने रोमांस लैंग्वेजेस पढ़ी ट्रिनिटी कॉलेजेस में। 1928 में वो पेरिस गए पढ़ाने। पेरिस में जाकर उनके जो एक फ्रेंड थे इरिश ऑथर जेम्स जॉयस, उनसे मिले। इफ़ यू नो जेम्स जॉयस, अनदर ग्रेट ग्रेट राइटर, ठीक है। बेकेट आयरलैंड वापस आ गए पढ़ाने, यूरोप ट्रैवल किया, पेरिस सेटल हो गए, फ्रांस में गए। 1937 जब वर्ल्ड वॉर 2 हुई, आयरलैंड न्यूट्रल था, तो बेकेट पेरिस में रह सके। इवन जब जर्मन्स ने इन्वेड किया तब भी वो पेरिस में थे। एक्टिव हुए वो फ्रेंच रेजिस्टेंस में। फ्रेंच रेजिस्टेंस के जब मेंबर्स अरेस्ट हुए तो उनके और उनकी कंपेनियन और बाद में जो उनकी वाइफ बनी सुजैन, वो रूरल फ्रांस में चले गए फॉर द रिमाइंडर ऑफ द वॉर, ठीक है। और बेकेट फार्म वर्क करने से अपना रोजी रोटी वॉट कमाने लगे। Returning to Paris after World War II, Beckett produced many of his best known works. Waiting for Godot was originally written in French. An attendant Godot. ठीक है, वेट इज एन, अटेंडेंट, सॉरी, फॉर आई गेस फॉर इज एन। देखो मेरे को फ्रांस नहीं आती है, बट आई एम ऑल्सो ट्राइंग। आई थिंक फॉर वुड बी एन, एंड अटेंडेंट इंग्लिश वाला वेटिंग। So waiting for Godot became an attendant Godot. Beckett felt his mastery of conventions for English is concealed that he was trying to express, and the French tongue offered him a better medium for his ideas. So he thought the French offered him a better, flair for writing. उन्होंने अब बाद में ये वेटिंग फॉर गोडोट इंग्लिश में खुद ट्रांसलेट की है। Beckett addresses an essential question of existence in two acts that mirror each other. दो एक्ट्स जो है ये इस प्ले में, Act 1 and 2, अगर तुम बहुत क्लोजली पढ़ोगे तो बेकेट ने केवल बातें घुमा फिरा के कही है इनमें। Why do humans exist? Vladimir and Estragon, because they are logical beings, assume there is no point to their lives with no confirmation that they have made an appointment with Godot, who may or may not be real. The audience is presented with two sets of characters. One pair, Vladimir and Estragon, waits passively, and another pair, Puzo and Lucky, fills the time with purposeless journey. तो दो सेट ऑफ कैरेक्टर, एक व्लादिमीर है जो वेट कर रहे हैं, एक पोज और लकी है जो पर्पसलेस जर्नी कर रहे हैं। Beckett claims that his works begin where the implied happy endings of other literary works leave off. He strips away the false rewards of power, wealth, or marriage to present concentrated sparseness as a means of exploring existential questions. The absurdity and humor in his works are meant to liberate his viewers from the angst of these questions. He intends to free his viewers from the experience of trying to make sense of the senselessness. वेरी वेरी ब्यूटिफुल है। वो चाह रहे हैं इंटेंट करना, उनके जो व्यूअर्स हैं जो उनके प्लेस देखने आ रहे हैं, द एक्सपीरियंस टू मेक सेंस ऑफ द सेंसलेसनेस। हम चाहते हैं लाइफ में कुछ भी हो रहा है उसका मतलब निकाले, स्पेशली इंडियंस, कि अरे ये तो अच्छे के लिए हुआ, सेंसलेस चीज़ें हो रही है, अरे कबूतर ने वो कर दिया, ये तो शुभ होता है। तो वो चाह रहे हैं कि हर चीज़ का सेंस बनाने की ज़रूरत नहीं है। लाइफ में कुछ चीज़ें जैसी हो रही है उन्हें वैसा ही रहने दो। डोंट ट्राई टू मेक सेंस ऑफ द सेंसलेसनेस। ओके,
let's continue further. The original French version of the play, En Attendant Godot, was performed in full for the first time in Paris at the Theatre des Babylone in 1953. Despite Beckett's inexperience in theatre, this play required only superficial revisions during the rehearsals. Early audiences were bored, confused, and even angered by the play. Some critics disliked its rejection of the purpose and meaning. Others, however, immediately recognized the play's revolutionary importance. Who wrote the first review of the production, observed that Vladimir and Estragon represent all of humanity trying to achieve at least the illusion of living. I'm so sorry. यहाँ, humans to him. Humans are a weird character. What do humans want? Humans want either everything or nothing. या फिर वो इल्यूशन क्रिएट करते हैं कि हम बहुत अच्छा जी रहे हैं, सोशल मीडिया पे फोटोज अपलोड कर देंगे, लोगों के लाइक्स आ जाएंगे. इल्यूशन ऑफ लिविंग. हम सोच रहे हैं कि ये हम जी तो रहे हैं, सब चीज़ कर तो रहे हैं जो एक जीने के लिए होता है. रियलिटी में जीना क्या है? None of us has experience, but we all are at least trying the bubble of living. It didn't take long for the play's popularity to spread. In 1953, an inmate of Lüttringhausen prison in Germany, having gotten a copy of the script, translated it into the German and performed it with his fellow inmates. बहुत जल्दी प्ले स्प्रेड हो गया. 1953 में लूथिंग हॉजन प्रेजेंट थी एक जर्मन में. उन लोगों ने भी उसको जर्मन में ट्रांसलेट करा और अपने फेलो इनमेट्स के साथ ये प्ले परफॉर्म किया. He wrote to Beckett that the harshness of life and the endless waiting depicted in the play resonated strongly with the prisoners. जो प्रिजनर्स हैं वो क्या चाहते हैं? कभी हम फ्री होंगे किसी हम जब फ्री होंगे हम ये करेंगे, ऐसी वेटिंग फॉर गोडोट है. They are experiencing that same thing. you know the first English language performance was directed by Peter Halls at the Arts Theatre in London in 1955. It has mixed reviews. ठीक है. Hall's opinion के बाद he said that these are real dramatic poetry dialogues. जो Philip Hope थे, he called the language flat. Fortunately, the critic for Sunday Times, Harold Hobson, was hooked, and the public soon caught what the Hall later called. ठीक है. तो कुछ क्रिटिक्स याद रखने हैं. ठीक है. यहाँ पे एक क्रिटिक जो ये फिलिप है, ये कह रहे हैं कि लैंग्वेज फ्लैट है, जो डायलॉग्स हैं फ्लैट है. वहीं दूसरे क्रिटिक जो है हॉल, ठीक है, हॉल कॉल्स इट रियल ड्रामेटिक पोइट्री. कुछ क्रिटिक्स याद रखना एग्जाम में. फिलिप होप, ठीक है, ध्यान रखना जो होप की बात कर रहा है, क्योंकि इस प्ले में होप तो है नहीं तो वो लैंग्वेज को फ्लैट ही बोलेगा. और यहाँ वही हॉल, क्योंकि मतलब दिस इज़ लेम बट स्टिल जो हॉल होते थे, जो प्लेस के स्टेज होते थे, वो इनकी काफ़ी अलग होते थे बेकेट के. इसमें कोई लाइटिंग नहीं होती थी, इवन फेसेस भी रिवील नहीं होते थे. तो ध्यान रखना है वो इन प्लेस को क्या बोल रहा है, रियल ड्रामेटिक पोइट्री बोल रहा है. Okay. Since then, Waiting for Godot has been performed in many different ways around the world. Beckett famously insisted that productions of the play remain faithful to his original dialogue setting and stage directions. Actor and director continue to put their own spin on performances. In a 1988 production at New York's Lincoln Center, superstar comic Robin Williams, playing Astragon, couldn't resist interrupting Lucky's monologue with antics and verbal outbursts. Also in 1988, the Dutch Harlem theaters staged an all-female production despite Beckett's objections. A classical theater of Harlem production in 2006 set the play in flooded New Orleans after Hurricane Katrina. Beckett, a master of form, strove throughout his life to produce plays, poetry, and prose pared down as much as possible to address
Existential questions of human existence come and go. 1967 continues, only 121 words. Lessness compromises only 30 sentences, each appearing 2 times, rockabilly for a duration of 5. ठीक है, इसमें से आपको केवल याद रखने की ज़रूरत है कि बेकेट जो है उसके जो प्लेस होते हैं, जो पोइट्री होते हैं, जो प्रेयर्स होते हैं, वो सब बहुत छोटे होते हैं. कम एंड गो में केवल 121 वर्ड्स हैं. कैन यू इमेजिन 121 वर्ड्स. लेसनेस में केवल 30 सेंटेंस है. और रॉकेबी इज ओनली फॉर 15 मिनट्स. यू शुड एटलीस्ट रीड दैम. तुम्हें मुश्किल से 1 घंटा लगेगा, तुम ये सारे पढ़ दोगे. एग्जाम्स के बाद ट्राई करना है पढ़ना. यूल अंडरस्टैंड द ब्यूटी ऑफ बेकेट through these. Beckett was even awarded the Nobel Prize in Literature in 1969. He died on December 22, 1989. 20 साल बाद ये मर गया. Now these are the characters. Now I would want you to revise this. थोड़ा सा पॉज लो. कुछ चीज़ें मैं मानती हूँ नहीं आई होंगी समझ में. By the end समझ आ जाएंगी. That I assure you. तब तक के लिए don't worry. We'll cover everything slowly, bit by bit, and take rest, and after that we'll begin video of it.